वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट पॉलो मारो द्वारा लिखा गया एक प्रोज, जो कि आज के करंट सिनेरियो में लगभग दुनिया के हर देश के ऊपर एप्लीकेबल होता है। करप्शन, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड एजेंडा फॉर फर्दर रिसर्च की डिटेल्ड समरी एंड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लें कि पॉलो मोरो कौन है। बेसिकली वो एक इकोनॉमिस्ट है, वो एक राइटर नहीं है। पॉलो मोरो वॉज अ सीनियर फेलो एट पटर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिसंबर 2014 टू अगस्त 2016। वो एक सीनियर फेलो थे पीटरसन इंस्टीट्यूट में 2014 से लेकर 2016 तक। प्रायर टू ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, मोरो वर्कड एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 20 ईयर्स। उससे पहले उन्होंने IMF में 20 साल तक काम किया था, जहाँ पे उन्होंने मैनेजरियल पोजीशन पे भी वर्क किया, फिजिकल अफेयर्स में भी और अफ्रीकन डिपार्टमेंट्स में भी। ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिवीजन चीफ फॉर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मिशन चीफ फॉर तंजानिया एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिवीजन चीफ इन द फिजिकल ऑपरेशन वर्किंग ऑन IMF सपोर्टेड प्रोग्राम इन यूरोप फ्रॉम 2007 टू 2012। और उन्होंने दुनिया के अलग 2007 से लेकर 2012 से लेकर 14 में अलग अलग देशों में IMF सपोर्टेड वर्क्स में यूरोप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना एक अहम योगदान दिया। हिज करंट रिसर्च फोकसेस प्राइमरली ऑन फिजिकल पॉलिसी एंड ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट इकॉनमी। उनका मेन स्ट्रेस होता था उनका रिसर्च का, किस तरीके से बेटर पॉलिसीज बनाई जाएं, किस तरीके से मार्केट इकॉनमीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ही इज़ ए हाईली साइटेड ऑथर ऑफ आर्टिकल्स ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स के आधार रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लिखा है, और उनके टॉपिक्स जो हैं वो बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिश होती हैं। उनमें से कुछ जर्नल्स हैं क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, द जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, द जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स, द जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग एंड रिव्यू फाइनेंस। तो ये कुछ ऐसे जर्नल्स थे जिनमें उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर की गए शोध, रिसर्च और एनालिसिस को पब्लिश किया था। इसको ऑथर ऑफ emerging he is co-author of Emerging of Chipping Away at Public Depth. He is currently visiting professor at the Journal Development Economics at the John Hopkins University Carey Business School. आज अभी वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त हैं एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और उसके साथ साथ वो एसोसिएट एडिटर का भी ओहदा संभाल रहे हैं द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के जर्नल का। ही अर्नड हिज PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1994 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की थी। एंड हिज BA विद हिज फर्स्ट क्लास ऑनर इन पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और बाकी की स्टडी जो थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1989 में की थी। तो ये थी हमारी पॉलो मोरो या राइटर के बारे में एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज पॉलो मोरोस करप्शन, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड एजेंडा फॉर फर्दर रिसर्च। तो बेसिकली हम लोग करप्शन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं और क्या शोधकर्ताओं को चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। तो करप्शन के बारे में लगभग आज के टाइम पे हम सब लोग जानते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं पे शिकार भी हुए हैं, कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने करप्शन की भी है, करवाई भी है। तो करप्शन एक ऐसा मुद्दा है आज के टाइम पे जो केवल भारत का नहीं, लगभग दुनिया के हर देश का एक अहम मुद्दा बन चुका है। और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग दुनिया के हर देश की प्रॉब्लम बन चुकी है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। द प्रेजेंट एसे हैज़ बीन रिटन बाय पॉलो मोरो, वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड राइटर इन इंग्लिश। ये ऐसे पॉलो मोरो द्वारा लिखा गया है, जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट और एक राइटर भी हैं। इन दिस एसे ही हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट द कॉजेज, consequences and possible remedies for one of the most serious problem faced by almost every country of the world, that is corruption. इस ऐसे में
उन्होंने आज की दुनिया का सबसे अहम प्रॉब्लम करप्शन के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया कि क्या कारण है, क्या परिणाम है और किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। द राइटर टेल्स अस दैट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स the increasing problem of corruption has led to increasing interest both among academics and policy makers to find the possible results and possible remedies to tackle the problem। और वो कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया में करप्शन का, दुनिया के अलग अलग देशों में करप्शन का लेवल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसने अलग अलग नीतिकारों को, अलग अलग शोधकर्ताओं को, अलग अलग एकेडमिक्स को, अलग अलग पॉलिसी मेकर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है कि वो इसके ऊपर शोध करें, इसके ऊपर एनालिसिस करें और ढूंढें कि क्या कारण है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन या इस प्रॉब्लम का हम लोग या अलग अलग देश सामना कर सकते हैं। द राइटर टेल्स दैट not only developing countries but also developed countries are facing this serious problem। राइटर कहता है कि केवल विकासशील देश या अविकसित देश ही इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं है, यहाँ तक कि अब तो विकसित देश भी इस विश्व प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। लगभग अब दुनिया के हर देश में करप्शन जो है वो करप्शन अपनी जड़ें पसा चुकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी देश में उसका लेवल ज़्यादा है, किसी देश में उसका लेवल कम है। मोर ओवर बिगेस्ट स्कैंडल्स ऑफ करप्शन हैव टॉपल्ड गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। और यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कैंडल्स, करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स ने दुनिया के दोनों विकसित और विकासशील देशों को डिस्टर्ब किया है। वहाँ पे उनकी सरकारों को हिला के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे भी ये इसके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, वहाँ की सरकारों को इसने अस्थिर कर दिया, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो या फिर अविकसित देश हो। द राइटर टेल्स दैट इन द डेवलपिंग कंट्रीज द इंक्रीज ऑफ करप्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ फ्री इकोनॉमी to command economy and in this way government and officer get a chance to create system of corruption। और वो राइटर ये मानता है कि विकासशील देशों में या दुनिया के हर देश में करप्शन का पिछले कुछ सालों से बढ़ने का कारण ये भी है कि पहले जो हमारे यहाँ पे सिस्टम होता था वो क्लोज्ड मार्केट इकोनॉमीज होती थी। जो व्यापार था वो केवल हमारे देश का ही होता था, हम लोग बहुत कम देशों के साथ आदान प्रदान करते थे। हर देश जो है अपने व्यापार के ऊपर ही फोकस करता था। बट जैसे ही हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन की, फ्री मार्केट इकोनॉमी की, कोई भी देश कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकता है, कोई भी देश कहीं पे जाके फैक्ट्रीज को रन कर सकता है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई। कैसे? तो सरकारों और ऑफिसर्स को मौका मिल गया कि वो बड़े लेवल पर करप्शन करे, क्योंकि जब बाहर से कोई कंपनी हमारे यहाँ पे आएगी उनको मिनिस्टर्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिसर्स के लाइसेंस या और परमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स जो है उनसे मनचाहा प्रॉफिट लेंगे उनको डिज़ायर्ड आउटपुट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं राइटर के मुताबिक क्लोज्ड मार्केट इकॉनमी से फ्री मार्केट इकॉनमी में जो हमारा शिफ्ट हुआ है उसके कारण भी जो करप्शन का जो स्तर है वो विकसित विकासशील देशों में बढ़ता ही चला जा रहा है। The writer also tells that there are some other reasons and causes that have led to increase in the corruption and also led to a renewed interest of empirical research on the causes and consequences of corruption। और राइटर ये कहता है कि ऐसे और कुछ कारण हैं जिनके कारण करप्शन तेज़ी से बढ़ रही है और जिनके कारण अलग अलग शोधकर्ता, अलग अलग संस्थाओं को इस चीज़ की तरफ आकर्षित होना पड़ा है कि वो इस विश्व रूपी प्रॉब्लम को शोध करे, उसका एनालिसिस करे और उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। कॉजेज ऑफ करप्शन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइटर के मुताबिक क्या क्या कारण है। नंबर 1, द राइटर टेल्स दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ करप्शन इज रेंट सीकिंग बिहेवियर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रेंट इन प्लेसेस वेयर देयर आर रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस।
Examples include trade restriction, industrial policies, price control, multiple exchange rate practices, and foreign exchange allocation schemes and government control. Provision of credit. और राइटर कहता है कि सबसे पहला कारण जो है करप्शन का वो ये है कि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है जहाँ पे सरकार की दखल अंदाजी ज़्यादा हो या फिर जहाँ पे सरकार ने पाबंदियाँ लगाई हों। वहाँ पे जो रिश्वत है, जो करप्शन है, वो रेंट किराए के तौर पे ली जाती है उन पाबंदियों को, उन दखल अंदाजी को कम करने के लिए या हटाने के लिए। इसमें एग्जांपल आ जाती है, हम लोगों को किसी जगह पे व्यापार करने की अनुमति नहीं है और वहाँ पे मिनिस्टर ऑफिशियल्स जो है उस व्यापार करने की अनुमति देने के लिए मनचाहा ब्राइब, मनचाही करप्शन भी करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, कोई इंडस्ट्रियल के फेवर में पॉलिसीज़ बनानी है तो वहाँ पे भी जो सरकारें और ऑफिशियल्स हैं वो मनचाहा, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट फेवरिस्ट पॉलिसीज बनाना चाहेंगी तो वो उससे मनचाहा ब्राइब या रिश्वत भी लेंगी। प्राइस कंट्रोल हो गए, इसी तरीके से जब कंट्रोल को, प्राइस के कंट्रोल को वो अपने हाथों में रखना चाहेंगी, वहाँ पे भी वो एंटरप्रेन्योर्स या कंपनियों को मनचाहा रेट बढ़ाने के लिए उनसे मनचाहा पैसा या करप्शन करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि करप्शन के उन जगहों पे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, कारण है जहाँ पे सरकार की दखलंदाजी ज़्यादा है या फिर जहाँ पे सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। अभी हम लोग जैसे हमारे देश में देख रहे हैं किसानों का अपने बिलों के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में भी हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है। सरकार क्यों नहीं झुक रही? सरकार इसीलिए नहीं शायद झुक रही क्योंकि शायद उन लोगों ने भी उन एम्प्लॉय से पैसे लिए हो सकते हैं और इसीलिए सरकार इतने बड़े आंदोलन के आगे भी जो घुटने नहीं टेक रही। और किसान क्यों चिंतित है? क्योंकि किसान को ये डर है कि हमारा देश जो करप्शन का इतना बड़ा शिकार है, जब सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन के तौर पे चला जाएगा तो किसान कहीं लाचार या गुलामी के हालातों में ना चला जाए। द सेकेंड कॉज ऑफ करप्शन अकॉर्डिंग टू द राइटर इज दैट करप्शन ऑल्सो इंक्रीजेज वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन सच एज इन द केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस। और करप्शन वहाँ पे भी ज़्यादा होती है जहाँ पे सरकार की दखलंदाजी नहीं है, जहाँ पे सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अभी ये आप लोगों, सरकार ने पहले उससे पैसे ले लिए, कंपनियों से प्राइवेटाइज कर दिया और जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, जिन भी कंपनियों ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उनसे सरकार ने मनचाहा रेट भी लिया। और ये जैसे कि हमारे पास कुदरती संसाधन है, ऑयल है, गैस है, वहाँ पे भी करप्शन के ज़्यादा होने के चांसेस है। और वो चांसेस कैसे ज़्यादा है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं तेल को धरती से निकालने में इतना खर्च नहीं आता जितना कि उनकी कीमत रख दी जाती है। और वो कीमत कैसे रख दी जाती है? कंपनियां कैसे मनचाहा कीमत बिताती हैं? क्योंकि सरकार ने सारा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है रिश्वत लेके। The third main cause of corruption according to the writer is that corruption is more likely to take place when civil servants are paid very low wages and they have to resort to collecting bribes in order to their family। तो ये राइटर के मुताबिक पॉइंट है, बट मैं इस चीज़ के साथ सहमत नहीं हूँ। राइटर ये मानता है कि उन जगहों पे भी करप्शन, ये भी एक करप्शन का कारण है जब काम करने वालों को तनख्वाह थोड़ी दी जाती है और उनको फिर अपने और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिश्वत लेना शुरू करना पड़ता है। तो ये भी एक पॉसिबल कारण है राइटर के मुताबिक करप्शन के बढ़ जाने का। बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर्स करप्शन करते हैं उनकी तो सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सैलरी वेजेस कम होने के कारण रिश्वत होती है, बल्कि ये हम लोग रिश्वत या करप्शन तब ज़्यादा होती है जब हमारे सोच गलत है, जब हम लोग अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का गलत फ़ायदा या गलत इस्तेमाल करते हैं, तब करप्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। यानी कि अल्टीमेट सोर्स सैलरी नहीं है, अल्टीमेट सोर्स है हमारी सोच। अगर हमारी सोच करप्ट है, हमारी सोच गलत है, तो हम लोग चाहे सैलरी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, हम लोग करप्शन करेंगे। अगर हमारी सोच सही है, जो चाहे हमारी सैलरी कम है चाहे हमारी ज़्यादा है, तो हम लोग करप्शन नहीं करेंगे।
अनदर पॉसिबल कॉज फॉर करप्शन, बाकी के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। गरीबी के कारण भी करप्शन बढ़ती है या करप्शन के कारण भी गरीबी बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इलिटरेसी, अनपढ़ता के कारण भी रिश्वतखोरी बढ़ती है। अनपढ़ लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि वो अपने हकों के लिए कैसे लड़े। वो पैसे, उनसे जब ऑफिशियल्स पैसे मांगते हैं वो पैसे दे देते हैं। इलिटरेसी हो, बेरोजगारी भी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी करप्शन का कारण है। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, जहाँ पे सरकारें कमज़ोर हैं, जैसे जहाँ पे मिलीजुली सरकारें बनती हैं वहाँ पे चाह के भी जो सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही सरकार कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाती है दूसरी पार्टी कह देती है मैं समर्थन वापस ले लूँगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे सरकारें ही करप्ट हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही करप्शन भी ज़्यादा होगी। जब सिस्टम का टॉप ही करप्ट है, जड़ में ही करप्शन है, तो फिर तने तो फिर करप्ट ही होंगे। एंड वीक, और जहाँ पे कानून और व्यवस्था, हमारे जैसे देशों में जहाँ पे कानूनी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी है, धीमी है, वहाँ पे भी करप्शन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे कुछ कॉजेज करप्शन के बढ़ने के, जिसमें मुख्य कारण था सरकार का दखल अंदाजी या पाबंदी लगाना, सरकार का दखल अंदाजी ना करना, सैलरीज कम मिलना, गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, राजनीतिक अस्थिरता और कमज़ोर कानून व्यवस्था। कॉन्सिक्वेंसेज, अब परिणाम क्या है? द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन which not only hinders economic growth of any country but also alters the other areas of development। तो राइटर ने बहुत सारे परिणामों का भी, करप्शन के बहुत सारे ऐसे परिणामों का भी व्याख्यान किया है इस प्रोज के अंदर, जो ना केवल आर्थिक विकास को रोकती है बल्कि उन देशों के, जिन देशों में इसका ज़्यादा पसार है, उन देशों के और विकासशील कार्यों में भी बाधा बनती है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन प्रेजेंटेड बाय द राइटर आर एज अंडर, नीचे हैं। There is no doubt in the fact that corruption leads to decrease in the economic growth by lowering incentive to invest both in domestic and foreign entrepreneurs. It is due to the fact that often entrepreneurs think it is better not to invest than to give high amount of bribe to the officials and ministers। तो हम लोग देख सकते हैं कि करप्शन के कारण आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होती है, स्लो होती है। कैसे? क्योंकि जब एक जगह पे ऊपर सिस्टम करप्ट है तो वहाँ पे लोग, चाहे विदेशी हैं चाहे देशी हैं, वो दोनों निवेश कम हो जाएंगे। जहाँ पे कंपनियों को पता है कि उन्होंने 100 करोड़, अब एग्जांपल लेके चलते हैं, एक कंपनी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारे देश के अंदर और उसका ये सोच रही है कि आने वाले साल में उसको 100 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो जब वो कंपनी लगाने आती है तो मिनिस्टर पूछता है कितने पैसे, कितना फ़ायदा होने वाला है। वो कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 100 करोड़ की टर्नओवर आएगी। तो मिनिस्टर कहता है इसमें से 40% मेरा। ऐसे ही वो नीचे ऑफिसर्स के पास जाता है, वो भी ऐसे परसेंटेज लेते हैं। तो अल्टीमेटली जहाँ पे उसको 100 करोड़ का फ़ायदा आना था, एंड तक जाते जाते पूरे खर्चे निकाल के उसके पास 20 करोड़ बचे। अब वो सोचता है कि मैंने 100 करोड़ लगाए और मुझे मिले 20 करोड़, इससे अच्छा है कि वो ऐसे देश में निवेश ही ना करे जहाँ पे उसको जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो इस प्रकार से करप्शन के कारण, जहाँ पे बड़े अमाउंट में करप्शन होगी, बड़े लेवल पे करप्शन होगी, वहाँ पे विदेशी निवेश और घरेलू निवेश के घट जाने के चांसेस है और उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑफन द ऑफिशियल मिनिस्टर आस्क्ड फॉर ए शेयर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट टू से दैट हियर करप्शन एक्ट एज ए। और यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा, यहाँ पे करप्शन जो है वो एक टैक्स के तौर पे काम कर रही है एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर और उनको वो पैसे देने ही पड़ेंगे। एंड स्टिल, और इतनी रिश्वत, इतने पैसे देने के बाद भी उनको श्योरिटी नहीं होती कि जो डिज़ायर्ड फेवर वो मिनिस्टर और ऑफिसर्स से चाहते हैं वो उनको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाए, फिर उनको क्या हो, फिर से दोबारा रिश्वत देनी पड़ेगी। ये हो सकता है ऑफिसर्स को चेंज कर दिया जाए। तो इस प्रकार से इतना कुछ खर्च करने के बावजूद भी उनको श्योरिटी नहीं मिलती कि वो जिस फेवर के लिए पैसे दे रहे हैं वो फेवर उनको मिलेगा भी या नहीं।
करप्शन ऑल्सो लेट्स टू डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। करप्शन के कारण जो हमें सर्विसेज मिलती हैं जैसे सड़कों का बनाना, फ्लाईओवर्स और ऐसी चीज़ें, वो उसकी क्वालिटी भी घटिया मिलती है। क्यों? क्योंकि जो पैसे उन्होंने मिनिस्टर ऑफिसर्स को दिए, उन्होंने कहीं से तो उसकी भरपाई करनी है, तो वो फिर चीज़ों की क्वालिटी को घटिया कर देते हैं और उसका नुकसान अल्टीमेटली हम लोगों को होता है। करप्शन ऑल्सो रिड्यूसेस टैक्स रेवेन्यू, टैक्स को भी घटाता है, एंड कॉजेज टैलेंटेड पीपल टू एंगेज इन रेंट सीकिंग रेदर देन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। However, there are some theories which acts as counter arguments for the causes and consequences mentioned above। और उसके साथ साथ करप्शन के कारण टैक्स भी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ ये बहुत सारे टैलेंटेड पीपल्स को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर देते हैं कि वो लोग प्रोडक्टिव काम के ज़रिए वो भी रिश्वत लेना स्टार्ट कर देते हैं। माहौल ही ऐसा आ जाता है कि वो लोग रिश्वत लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार से जब टैलेंटेड पीपल प्रोडक्टिव काम की जगह रिश्वत लेने पे मजबूर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को उसका विपरीत प्रभाव हमारे देश के विकास के ऊपर भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर अलाउड टू एक्सट्रैक्ट ब्राइब वर्क हार्डर एंड दैट करप्शन माइट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू गेट अराउंड पीरियोडिक इम्पेडिमेंट। ये भी माना जाता है, ये भी एक माना जाता है कि जो लोग रिश्वत लेते हैं वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं वो काम करें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो काम ना करें, बट ये है कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उससे एंटरप्रेन्योर्स को जो वो डिज़ायर्ड फेवर चाहिए वो उनको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वन मोर थिंग दैट इज डिस्कस्ड बाय द राइटर इज दैट करप्शन इज मोर प्रिवेलेंट वेयर देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड वीक लेजिस्लेटिव। और उसके साथ साथ राइटर और बता रहा है कि करप्शन के बढ़ने के चांसेस, करप्शन उन जगहों पे, उन देशों में ज़्यादा है जिन देशों में और खामियां भी हैं, जैसे जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता नहीं है हमारे जैसे देश में, जहाँ पे जब नेता ही भ्रष्ट है तो अल्टीमेटली ये नीचे वाले ऑफिसर्स भी भ्रष्ट होंगे। जहाँ पे हाई अथॉरिटी ही भ्रष्ट होगी, सपोज हम लोग एक कॉलेज की एग्जांपल ले लें जहाँ पे प्रिंसिपल ही सही ढंग से कॉलेज को ऑपरेट नहीं कर रहा, टीचर्स अपने आप ही उस जगह पे सही ढंग से काम नहीं करेंगे, और जब टीचर्स ही सही ढंग से डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो बच्चे कहाँ से रख पाएंगे। तो इसीलिए जब सरकार ही करप्ट हो गई तो अल्टीमेटली रेड टेपिज्म भी आएगा, और जब सरकार ही करप्ट है कानून और व्यवस्था भी फिर वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी। So it would not be wrong to say that corruption and other factors are correlated with each other that cause low economic growth। और ये कहना गलत नहीं होगा, करप्शन और जो दूसरे कारण हम लोगों ने पढ़े हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये दोनों कारण किसी भी देश की कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था का कारण है। अदर रिग्रेशन एनालिसिस एंड often regression analysis and other different analysis prove that if one can control any of the above mentioned institutional weaknesses we can easily curb corruption to a greater extent। और अक्सर अलग अलग शोधकर्ताओं ने ये भी दिखाया है कि अगर हम लोग इन ऊपर बताए गए किसी भी कारण को कंट्रोल कर लेते हैं तो करप्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। सरकार स्थिर आ जाती है, अच्छी सरकार आ जाती है तो ऑटोमेटिकली रेड टेपिज्म घट जाएगा। ठीक है, ऑफिसर भी डरेंगे, और अगर ऑफिसर डरेंगे तो ऑटोमेटिकली कानून और व्यवस्था भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों एक चीज़ दूसरे के पूरक है, एक को ठीक किया दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। However, it is not easy to see that whether the problem is corruption alone rather than other factors and institutional weaknesses are intrinsically related। तो ये कहना आसान नहीं होगा कि क्या करप्शन स्लो इकोनॉमिक रेट का कारण है या फिर दूसरे फैक्टर, बल्कि ये कहना सही रहेगा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और दोनों में से एक को ठीक कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली ही ठीक कर लेते हैं। However, we can conclude that if one of these things can be controlled, the other things ऑटोमेटिकली गेट्स कंट्रोल। इसीलिए हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं अगर हम लोग इनमें से किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर ले तो दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। एजेंडा फॉर फर्दर रिसर्च, इसके ऊपर और शोध करने की क्यों ज़रूरत है। सो शोइंग द सीरियसनेस of the problem of corruption, whereas well-established body of knowledge as well as some tentative result on the causes and consequences of corruption, several more questions need to be answered to enable governments to design effective policies aimed at curbing corruption। तो इस प्रॉब्लम की गंभीरता को देखते हुए जहाँ पे शोधकर्ताओं को, सरकारों को कुछ परिणाम मिले, वहीं पे इसके ऊपर और गहराई से शोध करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग
ठोस कदम उठा सकें, सरकारें ठोस कदम उठा सकें इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ करप्शन इज़ हाई सो वाई गवर्नमेंट गेट रिड ऑफ इट। तो पहला क्वेश्चन उत्पन्न होता है जिसका शोध करना ज़रूरी है कि अगर करप्शन का इतना बड़ा खामियाजा देशों को भुगतना पड़ रहा है तो सरकारें उसको दूर उससे छुटकारा क्यों नहीं पा रही। ए पॉसिबल आंसर इज दैट वंस अ करप्ट सिस्टम इज इन प्लेस मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑपरेट विद इन दैट सिस्टम इंडिविजुअल हैव नो इंसेंटिव टू ट्राई टू चेंज और इट और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इट इवन इफ एवरीबॉडी बी बेटर ऑफ करप्शन वर टू बी एलिमिनेटेड। वो कह रहे हैं इसका ये कारण, ये उसका आंसर ये भी है कि एक बार जब किसी सिस्टम में करप्शन एंटर कर गई, जब ऊपर से लेके नीचे तक बंदा करप्ट हो गया तो वहाँ पे सब बंदे करप्ट हैं। वहाँ पे एक बंदा करप्शन ना भी करेगा तो भी करप्शन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर लेवल पे हम लोगों को करप्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए जब जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग करप्ट हो चुके हैं वहाँ पे करप्शन को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है। कुछ एग्जांपल्स राइटर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे सपोज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी स्टील्स, डू यू चूज टू स्टील? द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी कॉट इज वेरी लो बिकॉज द पुलिस आर बिजी chasing other thieves, and even if you do get caught the chance of you being punished are very high, very low, sorry यहाँ पे very less is very less। तो so the chances that you will steal are very high। तो वो कह रहे हैं कि सपोज करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे 100 में से 99 लोग चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं। क्या ऐसी जगहों पे आप भी चोरी करना शुरू कर दोगे? क्या चांसेस है? वो कह रहे हैं कि चांसेस ये हैं कि आप भी चोरी करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर कोई चोरी कर रहा है। आपको ये भी डर नहीं होगा कि पुलिस आपको पकड़ ले, क्योंकि वहाँ पे हर कोई चोर है और पुलिस बाकी चोरों को पकड़ने में बिजी है। और अगर आप पकड़े भी गए, आपके अंदर ये डर नहीं होगा कि आपको बड़ी सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्राइम जो कॉमन हो चुका है उसके आपको कोई सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जा सकती। इसीलिए हमारे समाज का, हम लोग जिस सिस्टम में रह रहे हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर सिस्टम पूरे तरीके से करप्ट हो चुका है तो धीरे धीरे करके जो ईमानदार लोग हैं वो भी करप्शन करने पर मजबूर हो जाते हैं या कर दिए जाएंगे। On the other hand, if you live in a society where theft is very rare and the rules and regulation are very hard and fast, chances of being caught are very high. There your chances that you will still become very less। और यहीं पे हम लोग उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे रूल्स बहुत हार्ड एंड फास्ट हैं, बहुत कम लोग चोरी करते हैं। वहाँ पे आपके चांसेस कि आप गलत सोसाइटी में चले जाओगे ये बहुत मुश्किल है। आप चोरी करोगे ये भी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे वो क्राइम होता ही नहीं है। अगर आप करोगे तो झट से पकड़े जाओगे और आपको सज़ा भी ज़्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, पहली एग्जांपल बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक पूरी टोकरी ख़राब, उसमें एक सही सेब रख देंगे तो वो सेब कब तक सही रह पाएगा? हम लोगों ने तो कहानी वो भी पढ़ी है जहाँ पे एक ख़राब सेब पूरी टोकरी को ख़राब कर देता है। यहाँ पे तो पूरी टोकरी ख़राब थी, एक सेब सही था, तो वो सेब भी जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। बट जब एक पूरा टोकरा सही और एक सेब खराब है, वहाँ पे हर सेब खराब हो उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। Similar one another example has been presented by the writer in which he tells that including your that if you are a junior civil servant in administration where everybody is corrupt including your superior and somebody offers you bribe to help him avoid paying taxes and you declined the offer, a few hours later you receive a telephone call from your boss who would like the cut off your bribe of him, and he will suggest you to treat the person nicely, that is by accepting bribes, or you may be transferred to a remote provincial office. So in such a system where everybody is corrupt, willingly and unwillingly you will be forced to accept the system of corruption and taking bribes, otherwise you will be risk of being fired or transferred to some remote areas। तो वो कह रहे हैं कि सपोज आप एक ईमानदार शख्स हो बट आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो जहाँ पे सब लोग करप्ट हैं, यहाँ तक कि आपके ऊपर के लोग भी जो है वो करप्ट हैं, तो क्या चांसेस हैं कि आप भी करप्ट हो जाओगे? तो राइटर कहता है कि आपके चांसेस ये हैं कि सपोज़ आपके पास कोई बंदा आया है कि ये काम करना है, ये रिश्वत ऑफर कर रहा है, आपने तो डिक्लाइन कर दिया, बट कुछ समय के बाद आपको राइटर के द्वारा आपको अपने सुपीरियर्स के द्वारा
कॉल आएगी कि आप जो शख्स आपके पास आया था उसको नाइसली डील करो, यानी कि उससे रिश्वत ले लो, और जो सुपीरियर है वो आपकी रिश्वत में से एक हिस्सा भी मांगेगी और आपको फोर्स किया जाएगा कि आप उस रिश्वत को एक्सेप्ट करो। और वहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है या फिर आपको डराया भी जा सकता है कि आपको एक किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मूवीज़ में हम लोगों ने ऐसे सीन अक्सर देखे हैं। तो वहाँ पे चाहे अनचाहे आप लोगों को उस सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। Another example is given by the writer in which he presents two individuals A and B who are the members of government officer. One is very corrupt and has slept a bribe collection system for his or own. The result is that due to his bribe collection system, the chances of investment become less, what is leading to slower economic growth. Citizen realizes that growth being thought by the corrupt government, though they may not exactly know who is soliciting and taking bribes. On the other hand, B's horizon making him more inclined to extract a large portion of current output and disregard ensuing adverse effect future output. In other words, B will seek to obtain a last slice of cake today, since he knows the government that he participated is soon be ousted. On the other hand, following a similar line, if he does not collect bribes, he will be refrained from doing so. तो सपोज ए और बी एक गवर्नमेंट में ऑपरेट करने वाले दो लोग हैं, जहाँ पे ए जो है वो बहुत करप्ट है, उसने एक चेन बना ली है अपनी करप्शन की और वो हाई लेवल की करप्शन कर रहा है, वो एक मिनिस्ट्रियल करप्शन कर रहा है और वहाँ पे उसका रिजल्ट क्या होता है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती हैं, सिटीजन्स को उनकी डिज़ायर्ड फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब बी चाहे करप्शन ना भी करना चाहे, जब वो देखता है कि उसके ऊपर के लेवल का बंदा करप्शन कर रहा है और वो फ़ायदे उठा रहा है तो वो भी करप्शन करना शुरू कर देता है। तो एक बंदे का इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर ज़रूर पड़ता है। एक शख्स देखता है कि एक बंदा जो है उसी के साथ उसी के लेवल का जॉब कर रहा है, उसके साथ उसने करप्शन लेके सारा कुछ ले लिया, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो दूसरे के अंदर भी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जागेगा करप्शन करने के लिए। इसीलिए अगर ए करप्शन कम करता है या ख़त्म करता है, ऑटोमेटिकली बी भी ख़त्म कर देगा। यानी कि हायर अथॉरिटी अगर करप्शन को कंट्रोल करती है, ऑटोमेटिकली लोअर अथॉरिटी भी करप्शन को कंट्रोल कर देगी। द लास्ट एग्जांपल प्रोवाइड एन एग्जांपल नॉट ओनली फॉर द इंक्रीजिंग करप्शन बट आल्सो फॉर द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन दैट ऑन एवरेज कंट्रीज दैट आर मोर करप्ट एंड टू बी मोर पोलिटिकल अनस्टेबल। तो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल हमें ये भी बताती है वो देश ज़्यादा करप्ट होते हैं जो राजनीतिक तौर पर अस्थिर है, या फिर जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है वहीं पे करप्शन का ज़्यादा बढ़ने के चांसेस। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। फेलियर इन वन ऑफ द एस्पेक्ट में लेड टू फेलियर इन अदर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में से एक में कमी आएगी दूसरा बढ़ जाएगा, और दोनों में से एक ठीक कर लें तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा। नो डाउट एग्जाम्पल हैज़ क्वाइट क्लियरली प्रेजेंटेड करप्शन इन मोर लाइक टू दोज कंट्री वेयर। तो इस एग्जाम्पल ने ये भी क्लियर कर दिया जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, जहाँ पे सरकारें करप्ट हैं, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होने के चांसेस है, जैसे हमारा देश है और ऐसे बहुत सारे देश हैं। और जहाँ पे सरकारें सख्त हैं, स्थिर हैं, वहाँ पे करप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। All of the above examples show that once the corruption has become ingrained, it is very difficult to get rid of. As a result, corruption tends to persist together with its adverse consequences. This relates to an important policy conclusion which is consistent with the international experience over the past few decades. Attempts to eliminate corruption tend to succeed when reforms are undertaken in a very sudden and forceful manner and care supported at the highest level of government. और ऊपर की ये सारी एग्जाम्पल ये शो करती हैं कि करप्शन जब किसी सिस्टम में एंटर कर जाती है तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और फिर वो अपने दुष्परिणामों के साथ उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती हैं। और इसीलिए पिछले कुछ दहाकों से इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है, इसका कैसे सोल्यूशन निकालना है, अलग अलग लेवल पे सरकारें जो है इसका सोल्यूशन ढूंढने में लगी हुई हैं। करप्शन ब्रीड पॉवर्टी, बट डज पॉवर्टी ब्रीड करप्शन? ये माना जाता है कि करप्शन के कारण गरीबी आती है, बट क्या ये भी सही है कि गरीबी के कारण करप्शन होती है? हाँ जी, ये भी बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। This question is also one of the most striking question which further increases many doubts in our heart and mind regarding the menace of corruption. It has been observed that poor countries are usually considered to be more corrupt. ये माना जाता है कि जो गरीब देश हैं वो ज़्यादा करप्ट हैं, और ये भी माना जाता है वहाँ पे करप्शन है ही इसलिए क्योंकि वो लोग गरीब हैं। One thing must be kept in mind that this belief is
ड्रिवन बाय द ऑब्जर्वर्स परसेप्शन। इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि ये ऑब्जर्वर जो उस चीज़ का निरीक्षण एनालिसिस शोध कर रहा है उसके सोच के ऊपर। However, if someone assume that this finding reflects a genuine correlation, it may be useful to explore its sources. We have seen that there is evidence that corruption lower economic growth, thereby breeding poverty over time. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है पीछे एग्जाम्पल्स में कि करप्शन के कारण स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है धीमा आर्थिक विकास का मतलब है वहाँ पे गरीबी ज़्यादा होगी। एट द सेम टाइम पावर्टी इटसेल्फ माइट कॉज करप्शन, और वहीं पे गरीबी भी करप्शन करेगी। जब गरीब को मौका मिलेगा तो वो भी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए करप्शन करेगा। Perhaps become poor countries cannot devote some sufficient resources to setting up and enforcing effective legal framework, or because people in need more likely to abandon their normal principle। क्योंकि ये एक कॉमन सा प्रिंसिपल है, जब हम लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हम लोग असूलों का क्या करेंगे। तो वहाँ पर गरीब देशों में कानून व्यवस्था भी कमज़ोर होगा। जब लोगों को गरीबी के कारण ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो अल्टीमेटली वो अपने असूलों को छोड़ के करप्शन करना शुरू कर देंगे। रिसर्चर्स आर बिगनिंग टू एनालाइज द लिंक बिटवीन सिविल सर्वेंट वेजेस एंड एक्सटेंट ऑफ करप्शन। इट हैज़ बीन suggested a reasonable reason who is on the sensory condition for corruption though not sufficient one। no doubt कुछ लोगों ने ये भी माना है कि sufficient सैलरी दी जाए तो करप्शन नहीं होगी, चाहे ये कारण भी उतना ठोस कारण नहीं माना जा सकता करप्शन के ज़्यादा होने के कारण। विच फॉर्म्स ऑफ करप्शन आर कौन सी करप्शन ज़्यादा है? आज तक तो हम लोग यही पता थी करप्शन है, अब करप्शन की भी आगे टाइप्स हैं। उनमें से भी कुछ सही, कुछ करप्शन इतनी हार्मफुल नहीं है, कुछ करप्शन बहुत हार्मफुल है। तो अब कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारी देखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट हैव टेकन बर्थ ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ करप्शन। अवेलेबल इंडाइसिस ऑफ करप्शन इन जनरल डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई लेवल करप्शन एंड लो लेवल करप्शन, नॉट दे डिस्टिंग्विश बिटवीन वेल ऑर्गेनाइज करप्शन एंड कायोटिक। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ करप्शन आ गई, हाई लेवल एंड लो लेवल एंड वेल ऑर्गेनाइज करप्शन एंड कायोटिक करप्शन। और अब तक जितने भी शोधकर्ताओं ने इसका शोध की इस चीज़ के ऊपर, अब तक वो किसी भी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचने में असमर्थ हुए हैं, और ना ही उन लोगों ने इस चीज़ के बीच में कोई फ़र्क बताने की हमें कोशिश की है। सो एट फर्स्ट वी विल सी डिस्कस हाई लेवल ऑफ करप्शन, that is in which high ministers and authorities are involved in scandals of corruption. For example, sometimes defense minister or some high ministers are offered bribes for purchase of expensive jet aircraft। वो कह रहे हैं कि हाई लेवल करप्शन वो करप्शन है जो हाई लेवल पे होती है, बड़े बड़े मिनिस्टर बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। जैसे बोफोर्स तोप घोटाला था, जब भारत का पीएमई करप्शन में इन्वॉल्व था, फिर 2G घोटाला आ गया, फिर कोल माइन घोटाला आ गया। तो ऐसे बहुत सारे घोटाले जिनमें टॉप लेवल के ऑफिसर्स या टॉप लेवल के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम लोग हाई लेवल करप्शन कहते हैं। लो लेवल करप्शन इंक्लूड्स पेटी ब्राइब्स पेड टू अ जूनियर सिविल सर्वेंट फॉर इशूइंग ऑफ ड्राइवर लाइसेंस। और लो लेवल की करप्शन हम लोग उसे मान के चल सकते हैं जहाँ पे छोटे छोटे जो अफसर हैं वो करप्शन लेते हैं। जैसे अब जब ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने जाओ टेस्ट लेते हैं तो कई बार कुछ लोग पैसे दे के बिना टेस्ट दिए ही ड्राइवर लाइसेंस इशू करवा लेते हैं। सो वी कैन सी दैट हाई लेवल करप्शन इन्वॉल्व हाई ऑफिशियल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाई लेवल की करप्शन है जहाँ पे हाई ऑफिशियल मिनिस्टर हैं, और लो लेवल की करप्शन है जहाँ पे लो लेवल के मिनिस्टर हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर हाई लेवल पे करप्शन होगी ऑटोमेटिकली लो लेवल के भी करप्शन होगी, और अगर हाई लेवल पे करप्शन कम होगी तो लो लेवल की भी करप्शन ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। The other types that need to be discussed is well organized corruption and chaotic corruption. At first we will discuss well corruption in detail. That is, when corruption is well organized, the required amount and appropriate recipient of bribe are well known। तो वो कहता है कि जब हम लोगों को वेल ऑर्गेनाइज करप्शन सिस्टम बना होता है, जब वेल ऑर्गेनाइज करप्शन वर्क कर रही है तो हमें पता होता है कि हमें कौन से बंदे को कब पैसे देने हैं। वहाँ पे सिस्टम बना होता है, पीएन को इतने देने हैं, पीएन के ऊपर इतने देने हैं, उसके ऊपर इतने देने हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। और यहाँ पे श्योरिटी होती है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं वो काम हमारा 100 में से 90% ज़रूर हो जाएगा। देयरफॉर वी स्टिल डू नॉट नो विच काइंड्स ऑफ करप्शन आर मोर हार्मफुल एंड शुड बी टैकल्ड फर्स्ट। बट यहाँ तक हम लोगों ने टाइप्स तो समझ ली एक टाइप को छोड़ के, बट अभी तक हमें ये नहीं पता कौन सी करप्शन जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है। वेरियस रिसर्चेस कंडक्टेड इन वेरियस कंट्री शो दैट हाई लेवल एंड लो लेवल करप्शन बोथ टेंड टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हाई लेवल और लो लेवल करप्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
हैं, दोनों में से एक ठीक हो जाए और दूसरी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दस दिस डिस्टिंक्शन मे नॉट बी रेलिवेंट। ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्शन बिटवीन वेल ऑर्गेनाइज करप्शन एंड कायोटिक मे बी मोर रेलिवेंट। बट वहीं पे वेल ऑर्गेनाइज्ड और कायोटिक करप्शन के बीच में जो फ़र्क है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, सिंस फेयरली कन्विंसिंग थ्योरेटिकल केस कैन बी मेड दैट लेटर हैज़ मोर वर्स इफेक्ट दैन द फॉर्मर। तो जो कायोटिक करप्शन है वो ज़्यादा वर्स है, उसके ज़्यादा दुष्परिणाम हैं वेल ऑर्गेनाइज करप्शन से। कैसे देखते हैं हम लोग। अंडर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ करप्शन एंटरप्रेन्योर नोज whom they need to bribe and how much to offer them, and are confident that they will be given they will be given नेसेसरी परमिट फॉर देयर फर्म। वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को पता होता है कि किसको रिश्वत देनी है, और उसमें उनको ये कॉन्फिडेंस भी होता है 100 में से 90% कि जिस काम के लिए वो लोग रिश्वत दे रहे हैं वो काम ज़रूर हो जाएगा। इट हैज़ ऑल्सो बीन argued that well organized corruption is less harmful because under such a system it will take a clearly defined shares of firms of profit which gives immense interest in the success of firm। क्योंकि इसमें कई बार मिनिस्टर ऐसा भी करते हैं कि वो लोग एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्री के प्रॉफिट में से एक हिस्सा मांग लेते हैं कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतने में से हमें इतना हिस्सा दे दिया जाए। जब उनको पता है कि उनको भी उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना है तो वो डिज़ायर्ड फेवर जो है वो ज़रूर उसके लिए करेंगे। इसीलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को एक श्योरिटी मिल जाती है कि जिस फेवर के लिए वो पैसे दे रहे हैं वो फेवर उनको मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड अंडर कायोटिक करप्शन एंटरप्रेन्योर मे नीड टू ब्राइब सेवरल ऑफिशियल्स विद नो गारंटी आइदर दे विल नॉट फेस फर्दर डिमांड फॉर द ब्राइब। और अंडर कायोटिक मतलब कायोटिक का मतलब ये है कि उथल पुथल या फैला हुआ, अनसिस्टमेटिक। तो जब वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है किसको कितने पैसे देने हैं, और पैसे देने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर में उनसे फिर से पैसे मांगे जा सकते हैं या नहीं मांगे जा सकते, और उनको ये भी श्योरिटी नहीं होती कि जिस पर्पस के लिए वो लोग रिश्वत दे रहे हैं वो पर्पस उनका सही होगा भी या नहीं होगा। और इसीलिए ऐसे हालातों में कई बार तो एंटरप्रेन्योर्स के जो काम है वो रुक भी जाते हैं जब प्रॉपर टाइम पे वो उनको पैसे सप्लाई नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से ऊपर की चारों टाइप्स में से हम लोग देख सकते हैं कि जो कायोटिक करप्शन है वो सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ करप्शन है, और इसमें एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और यही कारण है, ऐसी करप्शन के कारण ही है कि जो विदेशी निवेश और घरेलू निवेश है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो चाहे विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, दोनों को ही इन सारी करप्शन की टाइप्स का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। व्हाट इज़ बीइंग डन एंड व्हाट एल्स कुड बी डन। क्या किया जा रहा है इसे दूर करने के लिए, और क्या और किया जा सकता है। मैनी कंट्रीज and institutions have paid increasingly attention to the problem of corruption, and debate on possible policy option is still ongoing in deciding how to allocate aid funds. Some donor countries have begun to give more importance to recipient countries action to curb corruption। बहुत सारे देशों, बहुत सारी संस्थाएं दुनिया के तौर पे इस चीज़ के ऊपर शोध कर रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं कि किस तरीके से करप्शन की प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, किस तरीके से हम लोग प्रभावी नीतियां बनाएं जिससे कि हम लोग करप्शन के लेवल को विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में कम कर सके। अब तो जो विकसित देश हैं, अब उन लोगों ने तो यहाँ तक भी सोचना शुरू कर दिया है कि जब वो विकासशील देशों को या अविकसित देशों को फंड्स इशू करते हैं, लोगों की भलाई के लिए लोन देते हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जिस देश को वो लोग फंड्स इशू कर रहे हैं वहाँ पे करप्शन को रोकथाम के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पे करप्शन का लेवल क्या है। अगर वहाँ पे नीतियाँ कमज़ोर है, करप्शन का लेवल हाई है, तो अब वो देश जो है उन देशों में लोन भी देने से परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो लोन दे रहे हैं वो शायद कभी उनको वापस भी नहीं आएगा। मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट हैव एक्टेड टू क्रिमिनलाइज द ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन which have always played an important role in reducing the scope for corruption
आर नाउ गिविंग मोर प्रोमिनेंस टू दिस इशू। और बहुत सारी ऐसी विश्व के तौर पे संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट IMF, जो कि इस प्रॉब्लम के ऊपर शोध कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द एक प्रभावी निचोड़ निकाला जा सके, इसका एक प्रभावी कोई सल्यूशन निकाला जा सके, जिससे कि हम लोग हर देश में इस फैलती हुई बीमारी को रोक सकें। इन द एंड, हाउ शुड पॉलिसी इफेक्टिवनेस बी असेस्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड। किस तरीके से नीतियां का प्रभावशाली होना हम लोग असेस कर सकते हैं। हम लोग नीतियां बना लेते हैं, बट वो प्रभावशाली हैं या नहीं है, वो किस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस करना है। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि आज पॉलिसी बनी, साल तक पॉलिसी बढ़िया रही, करप्शन कम हो गई, बहुत प्रभावशाली थी। नहीं, राइटर का मानना ये है कि लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अगर हम लोग करप्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लंबे समय तक हमें पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग करप्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वी हैव ए रीजनल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज and consequences of corruption, and have begun to get a sense of extent of this relationship through empirical research. A consensus is emerging that corruption is a serious problem, and several bodies in the international arena have begun to take policy measures to curb it. तो करप्शन के कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस ने हम लोगों को क्लियर कर दिया है कि ये कितनी गंभीर प्रॉब्लम है हर देश के विकास के लिए। और यही कारण है कि लगभग हर देश के जो शोधकर्ता हैं इस चीज़ के ऊपर शोध करने पर मजबूर हो चुके हैं, किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को कर्ब करें और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करें और नई नई नीतियां बना के इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और अब नई चीज़ जो ज़्यादा देखने वाली ये है कि नीतियां तो बन गई, अब नीतियां प्रभावशाली हैं या नहीं हैं उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट 10 years from now we can look back on today's focus on corruption and observe that concrete results were attained in this domain। वो कह रहा है कि अगर हम लोग करप्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें लंबी अवधि तक इसके परिणामों को मूल्यांकन करना पड़ेगा, कम से कम 10 साल का मूल्यांकन करना पड़ेगा। देखेंगे आज हम लोगों ने नीति बनाई है, ठीक है, इससे 10 साल आगे जाएंगे और फिर आज की टाइम को देखेंगे कि 10 साल पहले करप्शन का ये लेवल था, क्या 10 सालों में इस नीति से हम लोग उस करप्शन के लेवल को कम कर पाए। Each to that end, those bodies are taking action against corruption out to establish criteria too। इसीलिए जो बॉडीज पॉलिसीज का एनालिसिस कर रही हैं उनको नीतियां बनानी पड़ेंगी अलग अलग नीतियों को एनालाइज करने के लिए। ईच एंटिटी वुड नीड टू डिवाइज इट्स ओन एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड शुड बी डू दैट नाउ सो द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स पॉलिसीज कैन बी असेस्ड एक्यूरेटली एंड फेयरली ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो इसीलिए जहाँ पे इसकी नीतियां बनाना ज़रूरी है, उन नीतियों का प्रभावशाली ढंग से लागू होना भी ज़रूरी है, ताकि हम लोग प्रभावशाली ढंग से आने वाले सालों में उन नीतियों का जो सल्यूशन है वो या परिणाम जो है वो हम लोग देख सकें। सो इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट करप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि करप्शन आज की दुनिया की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। इट हैज़ गिवन बर्थ टू वेरियस अदर प्रॉब्लम। इसके कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उत्पन्न हुआ है, जैसे हम लोगों ने प्रोज में देखा है। टाइम हैज़ कम व्हेन वी नीड टू थिंक सीरियसली एंड टेक इफेक्टिव स्टेप। अब समय आ चुका है जब हमें हमारे देश की सरकारों को, हर देश की सरकार को इस चीज़ को सीरियसली सोचना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्रभावशाली स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Click on the bell icon to get the latest updates.